आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टोरी ऑफ द पालमपुर का नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू बी डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो वी हैव टू बी डिस्कस देयर इज़ अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम अ सेम लैंड. कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि हम एक ही ज़मीन से ज़्यादा फसलें ले सकते हैं. In the kind of crops grown and facility available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. कि अगर हम बात करें इन काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन की फसलों को उगाने की बात करें या फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे पालमपुर में अवेलेबल हैं, वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये एक उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड का एक गांव है. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर में जितने भी लैंड है, ज़मीन है, उसे कल्टीवेट किया जाता है, उसमें फसलें जोती जाती हैं. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, किसी भी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा जाता है. ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, बारिश के मौसम में खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी गर्मी का जो रेनी मौसम होता है उसमें ज्वार और बाजरा यहाँ पे उगाया जाता है. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. इन फसलों के जो नीचे के पौधे बच जाते हैं उसको हम जानवरों को खिलाने के लिए, फीड के लिए हम काम में ले रहे हैं. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे आलू उगाया जाता है. इन द विंटर सीज़न, और विंटर सीज़न के अंदर अगर हम बात करें, फील्ड्स आर शोन विद वीट, यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड, फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट इन अ मार्केट एट रायगंज. कि यहाँ पे इतना गेहूँ उगता है कि किसान लोग जो हैं अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, और जो सरप्लस होता है और जो अधिक होता है उनकी ज़रूरत से, उसे वो रायगंज जो मार्केट है वहाँ पे उसको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. इसी के साथ में जो हम ये कहें कि लैंड एरिया जो अलग से और रहता है, उसमें शुगर केन जो है उसे कल्टीवेट किया जाता है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस ईयर, जो साल में एक बार ही कटाई उसकी होती है. शुगर केन इज़ इन इट्स रॉ फ्रॉम एज जैगरी इज़ सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर. इससे जो गुड़ बनाया जाता है उसे जो है ये शाहपुर में बेच देते हैं. द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. अगर हम बात करें कि पालमपुर के जो किसान हैं एक ही साल में एक ही खेत से 3 तरह की जो फसलें लेते हैं, ये क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे जो सिंचाई के साधन हैं वो पूर्ण विकसित हैं. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. बिजली जो है वो पालमपुर में बहुत पहले आ गई थी. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. और इससे जो इरिगेशन का जो सिंचाई का सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत यहाँ पे हुआ है. पर्शियन व्हील्स वर टिल देन used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tubewells could irrigate लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफ़ेक्टिवली. तो यहाँ के लोगों को पता है कि लार्ज एरिया को अगर आपको इरिगेट करना है तो उसके लिए आपको इफ़ेक्टिवली जो है इरिगेशन सिस्टम जो है आपका काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए. तो इसी तरीके से हम बात करें तो पालमपुर की अगर हम देखते हैं तो पालमपुर में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें वहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्टिवली रनअप करती हुई मिलती हैं. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे पहले कुछ जो ट्यूबवेल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए. सून, बाद में जल्दी ही हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. और उसके बाद जो किसान हैं उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल्स को सेटल करना शुरू कर दिया अपने लेवल पे, क्योंकि उनके पास में जब अच्छा पैसा आएगा तो वो अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं वो खुद से करना शुरू कर देते हैं. इसी तरीके से हम बात करें तो एज अ रिज़ल्ट तो इसका परिणाम क्या हुआ कि बाय मिड 1970s, जो 70s के अंदर तो जो एंटायर कल्टिवेटेड एरिया था 200 हेक्टेयर था, यहाँ पे वॉज इरीगेटेड, वो सिंचाई की जाती थी. टू ग्रो मोर दैन
वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, तो एक ही ज़मीन से अगर हम ड्यूरिंग अ ईयर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, जब एक ही सेम ज़मीन से एक साथ में एक ही साल में कई सारी फसलें ली जाती हैं तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, और ये सबसे आसान तरीका है या सबसे सामान्य तरीका है जिसमें हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं एक ही ज़मीन से कई सारे फसलें लेकर। ऑल फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स हैं इन पालमपुर में ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, 2 मुख्य फसलें वो अपने खेतों में ज़रूर उगाते हैं। मैनी आर ग्रोइंग, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पोटैटो भी उगाते हैं थर्ड क्रॉप के रूप में इन द पास्ट 15 और 20 ईयर्स। पिछले 15 से 20 सालों से हम अगर बात करें तो वो लोग जो हैं पोटैटो भी यहाँ पे ग्रोन अप करते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें। So for higher yielding, yes, अब यहाँ पे हम देखते हैं यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ अ मल्टीपल क्रॉपिंग, कि मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम एक ही ज़मीन से कई सारे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, दूसरा जो तरीका है उसे हम मॉडर्न फार्मिंग भी कहते हैं, कि आधुनिकल जो कृषि है फॉर हायर यील्ड, जिससे हम जो है अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं। यील्ड्स इज़ मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। यील्ड का मतलब होता है, यील्ड जो होता है एक मेजर्ड होता है टू क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, कि एक ही ज़मीन से हम कितना प्रोडक्ट ले पा रहे हैं ड्यूरिंग अ सिंगल सीज़न, एक मौसम के अंदर। टिल द मिड 1960s और 60s की बात करें तो द सीड्स यूज टू कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स, की उत्पादकता जो होती है, अगर हम पुराने बीज लेते हैं तो उनकी उपजाऊ जो शक्ति होती है वो कम होती है। तो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, जो पुराने बीज होते हैं उन्हें इरिगेट नहीं किया होता है, तो फार्मर्स यूज्ड काउ डंग। तो इस दशा में क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो गायों का गोबर इस्तेमाल करते हैं, अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, और दूसरे जो प्राकृतिक खाद है उसे भी वो फर्टिलाइजर्स के रूप में, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। All these were readily available with the farmers who did not have to buy them। ये उन लोगों के लिए readily available होते हैं, गाय भैंस जो लोग हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर के साथ में जो लोग करते हैं, तो वो उन लोगों को जो है ख़रीदना नहीं पड़ता है और ये उनके पास में ईजिली अवेलेबल होता है, जो कि नेचुरल मैन्योर होते हैं। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety। कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें जो 1960s में भारत के किसानों को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें कल्टीवेशन ऑफ वीट और राइस जो है, उनकी जो फसलें हैं उन पे ज़्यादा उपजाऊ जो बीज हैं उनको लाया गया था। एंड कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट सीड्स जो हैं promised to produce much greater amounts of grain on a single plant। उसमें ये था कि इसमें एक ही पौधे से हमें काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होकर मिलेगा। एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, द सेम पीस ऑफ लैंड की एक ही ज़मीन पर वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। यानी पहले जो क्वांटिटी में हम एक खेत से जो फसल प्रोड्यूस कर रहे थे उससे कहीं अधिक मात्रा में अब जो है हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स हैं उनका जब यूज़ होने लगा तो उससे उत्पादन जो है वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है जो हमारे, हम ये कहें कि जो दवाइयाँ हैं जो उनको छिड़काव करने के लिए, एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस पेस्ट रिजल्ट्स, और यहाँ पे कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका भी इस्तेमाल होने लगा अच्छे परिणाम के लिए। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HIV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए इन बीजों का जब हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं, तो उसको अगर आप अच्छी चाहते हैं कि उससे रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आपको हाई यील्डिंग सीड्स के साथ में अच्छी इरिगेशन होनी चाहिए, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, एज़ प्लस हम कहें जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी आपके पास में अच्छे अवेलेबल होने चाहिए, तभी आपकी फसल जो है वो एक्सीलेंट में होगी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, तो किसान जो है पंजाब के, हरियाणा के,
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन द इंडिया। तो भारत में पहले ये लोग जो थे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, ये जो किसान थे वो पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने इस मॉडर्न फार्मिंग को, आधुनिक कृषि को जो है अपनाया था। द फार्मर इन दीज रीजन्स, और इन क्षेत्रों के जो किसान हैं, सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, इन्होंने ट्यूबवेल्स को सेट किया सिंचाई के लिए, एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और इन्होंने पहली बार, इन किसानों ने जो है हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया गया कृषि के अंतर्गत। सम ऑफ दैम, इनमें से कुछ जो हैं, ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, कुछ किसानों ने ट्रैक्टर्स भी परचेज़ किए एंड थ्रेशर भी परचेज़ किए, विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे जो है जुताई और कटाई का जो काम है वो बहुत जल्दी किया जा सकता है। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्डिंग्स ऑफ व्हीट, और यहाँ पे उनको बहुत अच्छी गेहूं की फसल भी प्राप्त हुई। इन पालमपुर द यील्ड्स ऑफ wheat grown from the traditional variety was 1300 kg पर हेक्टर। जो पुराने बीजों से पालमपुर के जो लोग खेती किया करते थे, उनको पर हेक्टर जो है 1300 किलो गेहूं उत्पादित होता था। लेकिन अगर हम बात करें तो जो इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, तो ये 1300 से सीधा रेजअप होके 3200 kg पर हेक्टर ये चला गया। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज, और ये बहुत बड़ा इंक्रीज था इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, उत्पादन, जो गेहूं का उत्पादन था उसके अंदर। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब किसानों के पास में जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं उपलब्ध था, जिसे वो मार्केट के अंदर बेच सकते थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। अब यहाँ पे है, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड जो है सस्टेन करता है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड जो है, ज़मीन जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करें तो हम बहुत ध्यान से करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की जो आधुनिक कृषि के जो तरीके हैं, ये हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस, कि इससे जो है नेचुरल जो रिसोर्स है हमारा लैंड, उसको हम ओवर यूज कर रहे हैं, उसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएट विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एसोशिएट करता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यानी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से कम होती आई है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड द डिप्लेशंस ऑफ द वाटर टेबल। और इसी से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ट्यूबवेल इरीगेशन इंक्रीज़ हुआ है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स वंस डिस्ट्रॉय। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये बहुत मुश्किल है टू रीस्टोर दैम, कि इनको वापस ठीक कर सकें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैम एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और भविष्य को अगर हमें कृषि का अगर हमें भविष्य देखना है, एनवायरनमेंट देखना है कि आने वाले जनरेशन के लिए एग्रीकल्चर सेफ़ हो, तो उसको हमें इन जो रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड है, वाटर रिसोर्सेज हैं, तो इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय होने से हमें बचाना है। और अगर इन्हें हम नहीं बचा पाए हैं तो इट इज़ रियली वेरी ग्लूमी पिक्चर वी कैन फेस इन अवर फ्यूचर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी डिस्कस हाउ इज़ लैंड distributed between the farmers of Palampur in our next video. Thank you for watching my video.